व्हाइट हाउस में फिलहाल ये बैठक हो रही है। रूस यूक्रेन जंग को रोकने को लेकर ये अहम चर्चा की जा रही है। बैठक में क्या नतीजा निकलेगा, इसके लिए इंतज़ार करना होगा। जेलेंस्की का साथ होना सम्मान की बात है, ये ट्रंप ने कहा है। ट्रंप बड़ी उम्मीदों के साथ इस बैठक में मौजूद हैं। मेरे साथ सुधाकर जी बने हुए हैं। सुधाकर जी, ट्रंप को उम्मीद जब पुतिन से बैठक थी तब भी थी, अब जेलेंस्की से बैठक है तब भी उम्मीद की जा रही है, लेकिन ये उम्मीद कितनी खरी उतरेगी इसके लिए इंतज़ार होना होगा, क्योंकि पुतिन के साथ जो भी बातचीत हुई है अब तक निकल कर नहीं आया कुछ भी। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, ये जो उनके इरादे हैं बहुत अच्छे हैं। ये लड़ाई को किसी भी हालत में ख़त्म करना चाहिए, इसका कोई किसी का लाभ नहीं हो रहा है। और लेकिन एक एक कमजोरी यही मैं कहना चाहता हूँ ट्रम्प साहब की, इस किस्म की लड़ाई इतना तुरंत नहीं होता। उनको पहले शायद इसका इतिहास नहीं पता था। अभी धीरे धीरे पुतिन साहब उनके इतिहास के क्लास लिए होंगे, समझाए होंगे, रूट कॉजेस क्या क्या है समझाए होंगे। और लड़ाई को बंद करने के लिए आपको रूट कॉजेस, जो प्राइमरी रीजंस होते हैं, उसको दूर करने की आवश्यक है। तो मैं पिछला, जब आपका ब्रेक से पहले कह रहा था, जिसका लाठी उसकी भैंस, तो यही है। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में आज के दिन में ये दो चीजों को चैलेंज करता है। वो सबसे पहला चीज है, क्या जिसके पास ताकत है, जिसका मर्जी कहता है कि कोई भी देश के अंदर घुस के इस तरह वो ऑक्यूपाई करेगा कोई भी मसला को हल करने के लिए। सो नंबर दो है, क्या हर देश में वो न्यूक्लियर हथियार, अगर यूक्रेन के पास हथियार होता न्यूक्लियर हथियार, तो क्या रशिया का हिम्मत होता उसका अटैक करने की या कैप्चर करने की? शायद नहीं। तो इसीलिए ये दो चीजों को, जो बुनियादी चीजें हैं, पूरा विश्व के सामने खड़ा करता है। इसकी जवाब क्या है? यही जो बैठक है, इसी बैठक से ही आपको उभर के निकलेगा ना। बैठक में क्या होने जा रहा है? बैठक में मेरे अंदाज के मुताबिक इस किस्म की कोई सारे बैठक करना पड़ेगा। एक आधा बैठक से आपको ये मसला हल होना बहुत बहुत मुश्किल है। हो सकता है अगर हो जाए बहुत बढ़िया है। आई मीन इट इज, पूरा विश्व को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन मेरे अंदाज के मुताबिक, मैं इसको काफी दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ, किताब लिख के वो किताब को छोटा करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मैगजीन्स में छपे हैं, गहराई में गया हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि इसको अगर आप बंद करना चाहते हो, परमानेंट परमानेंट अगर लड़ाई को बंद करना चाहते हो, ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा। वो क्या है कदम? एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा यूरोप और रशिया के बीच में, जो ना नेटो को अलाउ करेगा एक्सपेंड करने के लिए, ना रशिया को अलाउ करेगा यूरोप की तरफ बढ़ने के लिए। नंबर एक। नंबर दो, जितने हो गए उतने हो गए, 32 के 32। एक्चुअली आइडियली स्पीकिंग उनका 12 फाउंडिंग मेंबर थे नेटो के 1949 में। और 1991 में जब जेम्स बेकर जाके मिखाइल गोर्बाचोव को मिले 9 फरवरी 1990 में, तब उन्होंने ये आश्वासन दिया था, गारंटी एश्योरेंस दिया था। मिखाइल गोर्बाचोव साहब मना कर रहे थे कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को नहीं मिलाएंगे। तो इन्हीं के गारंटी और एश्योरेंस पर उन्होंने माना। क्या गया था गारंटी? कि आप दीवार को तोड़ दीजिए, दोनों को मिला दो, और नाटो का जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ये 1 इंच भी पूर्व की तरफ बढ़ेगा नहीं। सिर्फ इस जर्मनी का नहीं, बल्कि कंप्लीट यूरोप का जो फ्रंट है। आप देखिए, उस समय 16 देश थे। 16 में, उसके बाद फिर बढ़ते गए 19 हुए, फिर 24 हुए, फिर आज के दिन में टोटल 32 देश हो गए हैं। तो ये कब तक चलते रहेगा? कौन सा देश इसको एक्सेप्ट करेगा? रशिया भी तो एक अर्स्टवाइल सुपर पावर है, आप अगर देखेंगे तो कोई इतना कमजोरी देश नहीं है ये। सो इसीलिए मेरा मानना है, सबसे पहला कदम ये जो नाटो को डिसॉल्व करना चाहिए। एक्चुअली देखना, आइडियली स्पीकिंग नाटो को डिसॉल्व होना चाहिए, जैसे वार्सो पैक्ट के कंट्रीज के डिसॉल्व हुआ है। अगर डिसॉल्व नहीं करते हैं, ये इनका बाइंडिंग एक लिमिटेशन उनके ऊपर इंपोज करना चाहिए। एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, न्यूट्रल फोर्स होना चाहिए ईस्ट यूरोप और रशिया के बीच में। और यूक्रेन के अंदर यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस लाना निहायत आवश्यक है। पीस डील ठीक है, बोलना अच्छा है, लेकिन पीस डील ये एक एंड स्टेट हो जाता है। उसका जो बुनियादी स्टार्ट पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहले सीज फायर, फायर बिल्कुल बंद होना चाहिए। किसी का बंदूक से गोला नहीं निकलेगा, जो जहां पे है वहीं रुको। इसके बोलते हैं फ्रीजिंग ऑल एक्टिविटीज, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इस किस्म की मीटिंग होते रहेगा,
एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब का टेन्योर खत्म हो जाएगा, फिर भी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। बैक टू यू। प्रदीप जी, आप क्या मानते हैं? हमारा जो मत है इसमें ये है कि अगर रशिया को उन्होंने अपनी तरफ लेना है और चाइना की तरफ जो झुकाव हो रहा है उसको रोकना है, तो उनको या तो रशिया को नाटो के साथ बातचीत में शामिल करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, एकजुट होकर एक तरफा सारा स्ट्रेंथ होना चाहिए। क्योंकि रशिया की तरफ से अगर देखा जाए, जब 1963 में रशिया ने कोशिश की थी कि क्यूबा में वो मिसाइल्स को पोजीशन करेंगे, तो अमेरिका ने उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इतराज़ किया और पूरा क्यूबा को सीज कर दिया, वहाँ पर सारे शिप्स लेके, और रशिया को इंसिस्ट किया कि वो विड्रॉ करे और मिसाइल्स वहाँ पर नहीं लगाए, जो अमेरिका को बहुत डायरेक्ट खतरा था, क्योंकि क्यूबा मायामी से जैसे 90 मील दूर है। तो अभी इस हिसाब से जैसे जनरल साहब ने समझाया, बहुत ठीक तरीके से समझाया, कि जो नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ है 1949 के बाद, वो रशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अगर सबसे बड़ा यूरोपीय देश रशिया के बाद यूक्रेन है, और यूक्रेन रशिया के बॉर्डर में है, और यूक्रेन रशिया बॉर्डर सबसे बड़ा बॉर्डर है यूरोप में, दो देशों के बीच में, तो रशिया को बहुत खतरा है अगर नाटो यूक्रेन को मेंबर बनाता है। तो यूए जो रशिया का पोजीशन, पुतिन का पोजीशन शुरू से ये रहा है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनना है। जैसे ऑस्ट्रिया ने 1955 में अपने पार्लियामेंट में पास किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, स्विट्जरलैंड ने डिसाइड किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम ईस्ट भी नहीं ज्वाइन करेंगे और वेस्ट भी नहीं ज्वाइन करेंगे। तो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के ऑलरेडी एग्जांपल्स हैं सब दुनिया के सामने, प्लस जो क्यूबा का एग्जांपल हुआ, उस हिसाब से जब रशिया कह रहा कि हमको एक बहुत जबरदस्त खतरा है अगर आप यूक्रेन को नाटो में शामिल करते हो, और नाटो ऑलरेडी ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता रहा है झूठ बोलने के बाद कि नहीं करेगा एक्सपेंशन, तो आप समझिए कि 32 देश को शामिल कर लिया उन्होंने। क्योंकि जब मैं जाता था ईस्ट यूरोप के देशों में, जैसे रोमानिया हुआ, मोल्डोवा हुआ, तो उनके जो नेतागण होते थे, जो प्रधानमंत्री या फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर्स, फाइनेंस, वो ये कहते थे कि हमारे ऊपर जो वेस्टर्न देशों का बहुत ज़्यादा दबाव है, रोज डेलीगेशन आते हैं, हर हफ्ते नया डेलीगेशन होता है, हर हफ्ते नए एग्रीमेंट साइन करने को प्रेशर डालते हैं, और रशिया से हमको दूर लेके जाने की कोशिश है। ये 10 साल 20 साल से चल रही है 1991 के बाद जी। तो अभी आप समझिए कि अगर इतना प्रेशर वेस्टर्न नेशंस ने सब कंट्रीज पे डाला और उनको आस्ते आस्ते रशिया से परे किया, फिर जी। उनको नाटो में शामिल किया। जी प्रदीप जी, एक बयान और आया है, जेलेंस्की ने कहा है कि हम शांति और सुरक्षा चाहते हैं, यूक्रेन में चुनाव कराने के लिए भी हम तैयार हैं, ये बात जेलेंस्की ने कही है। पुतिन से बातचीत के लिए भी मैं तैयार हूं, ये बात जेलेंस्की ने कह दी है। युद्ध रोकना बेहद जरूरी है, जेलेंस्की कहते हैं। त्रिपक्षीय बातचीत के लिए भी वो तैयार है, अगर चाहें तो तीनों पक्ष एक साथ बैठ सकते हैं, बातचीत के लिए तैयार है। ये जो बयान है ये बहुत सकारात्मक संदेश देते हैं प्रदीप जी। तो मीन्स डूबता क्या नहीं करता कहने वाली बात है। अब मैंने जैसे आपको कहा पहले, क्योंकि जेलेंस्की को वेस्टर्न पावर्स ने उसको राष्ट्रपति बनाया है, तो अब वेस्टर्न पावर्स को समझना जरूरी है। जैसे अमेरिका समझ गया, जैसे पिछले टाइम जब जेलेंस्की आए थे यहाँ पर, तो ट्रंप ने कहा था ये डिक्टेटर है और वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर देगा वगैरह, काफी चीजें कही। अब जेलेंस्की को पावर में रहना का मतलब ये है कि कोई समझौता होना बहुत ही मुश्किल है या नामुमकिन है, क्योंकि वो अड़ा हुआ है, और उसका मीन्स वहां पर करप्शन का भी बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम चल रही है। इतना ज्यादा एड आया है, इतनी ज्यादा वहां पर मीन्स करप्शन है कि उसका अभी जब खुलासा शुरू होगा तो बहुत ज्यादा खुलासा होगा। अब वो डिक्टेटोरियल कंट्रोल कर रहा है। अब इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर होंगे तो अलग बात है, बट या होने देंगे या नहीं होने देंगे, उनको तो एक पपेट चाहिए। जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं, और काफी परसेंटेज, काफी हद तक जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रशिया को सपोर्ट करते हैं। अभी हर देश में जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ पूरे ईस्ट यूरोप में, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, बहुत सारे ऐसे मंत्री भी मिलते हैं जो साफ कहते हैं कि भाई हमको बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं और हमको मीन्स
फ्रीली डिसीजन नहीं लेने दे रहे वेस्टर्न कंट्रीज। हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है। तो वो स्थिति अगर है और वो अगर आज के दिन में किसी तरह छोड़ दें अपना पावर, तो उनके लिए बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि हमने बहुत देशों में देखा है, कंबोडिया में जब मैंने काम किया वहां पर CIA ने किंग नोरोदम सियानुक की सरकार को उल्टा दिया था। चिली में जैसे जब मैंने काम किया वहां पर जो आयंदे की सरकार थी, राष्ट्रपति थे, उनको मरवा दिया था। और वहां पर वो एक एयरफोर्स जनरल को ले आए थे जिनको प्रेसिडेंट बनाया था, जो फिर उसको बाद में बहुत प्रॉब्लम्स हुई और फिर जेल में तो बहुत सारे देशों में इन्होंने ऐसे रेजिम चेंज करवाए हैं। तो इनके लिए ये बहुत आसान चीज है सोचना, और यूक्रेन में भी इन्होंने करवाया। तो अब इनको ये सोचना है कि अगर पीस होना है, अगर सीज फायर होना है, अगर यूक्रेन को वापस अपने पैरों पे खड़ा होना है, अगर इसके बारे में बातचीत होनी है कि सिक्योरिटी गारंटीज कैसे होंगी, क्या होंगी। नाटो में तो होने का चांस इसका वो साफ हो जाना जी चाहिए, जी जी। चांस नहीं है। बट अगर यूक्रेन की रिकवरी करवानी है, रिकंस्ट्रक्शन करवाना है, जो बहुत सारे साल लगेंगे और बहुत ज्यादा राशि लगेगी, तो वो सब बातें शुरू होने के लिए एक नया राष्ट्रपति चाहिए उनको, एक और नया उसकी राष्ट्रपति आवश्यकता है। चाहिए, लेकिन संकेतों के तौर पर कुछ संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रदीप जी का, शुक्रिया करेंगे सुधाकर जी का, जो इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। लेकिन इंतजार इसी बात का है कि देखते हैं